फूलन देवी, लोहिया अंबेडकर, कांशीराम, मंडल कमीशन के लिए कांशीराम ने कितना काम किया, जगदेव बाबू के साथ लोहिया, ललई सिंह यादव, सच्ची रामायण। ये दर्शन से जुड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, मंडल कमीशन जो साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ है, वहां से 2021 का सफर देखिए। जहां जहां आरक्षण लागू हुआ वहां वहां चीजों को प्राइवेट हाथों में बेच दिए। और जितने प्रोफेसर होने चाहिए, जितने वकील होने चाहिए, जितने जज होने चाहिए, जितने व्यापारी होने चाहिए, जितने अधिकारी होने चाहिए, क्या ओबीसी तब्के के उतने लोग देश में हैं? और तब पहचानिएगा कि ज्योतिराव फूले अपनी पूरी थ्योरी में सवर्ण ब्राह्मणवादी तबके को अलग पहचान में देखते हैं, और ओबीसी जातियां, जिनमें खासकर तब ओबीसी नहीं था, ये शब्द नहीं था, तो कौन सा शब्द था? वे जातियां जो अछूत होने की शिकार नहीं हुई हैं, वो सामाजिक वंचना की शिकार नहीं हुई, लेकिन सवर्ण नहीं थी, इसलिए उनके साथ वंचना की गई। एक देश बनता कैसे है? क्या एक भूगोल को हम एक देश कहते हैं? वहां रह रहे लोगों के समूह को क्या एक देश कहा जा सकता है? इस पर दुनिया भर में काम हुआ, राष्ट्र राज्य की अवधारणा पर काम हुआ। और भारत के संदर्भ में बात कहें तो 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद इसे एक वाकई में देश यानी राष्ट्र बनना था। संविधान निर्माताओं और तमाम सामाजिक न्याय के विचारों वाले लोगों ने उस दिन एक ख्वाब देखा था। वह ख्वाब था कि यहाँ रहने वाले लोगों के साथ जितने भी किस्म के भेदभाव हुए हैं, उन सब को हम एक नए भारत में दूर करेंगे। वह भेदभाव चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे जेंडर के आधार पर हो, गरीबी या अमीरी के आधार पर हो, या किसी भी तरह की पहचान के आधार पर हो, हम सबको बराबर का हक देंगे, हम सबको बराबर का नागरिक बनाएंगे। इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और वह दिन इस पूरे भूगोल को एक राष्ट्र बनने के लिहाज से मील का पत्थर का दिन है। उसके पहले के भारत को आप अलग मान सकते हैं, और उस दिन के बाद के भारत को आप अलग मान सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो उस दिन के बाद इस राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में जो दूसरा सबसे अहम दिन आता है, वह अगस्त महीने की 7 तारीख को आता है। 7 अगस्त 1990। 7 अगस्त 1990 वह तारीख है जब मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू की गई थी, और उस दिन यह तय हुआ कि यह देश एक मुकम्मल मुल्क बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया। आज मैं उस संदर्भ में बात करना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की सिफारिशें क्या कहती हैं, वो जिस ओबीसी तबके की बात करती हैं, उस ओबीसी तबके की पहचान क्या है, उनके सवाल क्या हैं, और राष्ट्र की पूरी प्रक्रिया के साथ ये ओबीसी पहचान कैसे जुटी हुई है। बहुजन एका जो एक ख्वाब से निकल करके अब हकीकत में तब्दील होती दिख रही है, इस एका में ओबीसी की भूमिकाएं क्या हैं, आज की पाठशाला के इस खास एपिसोड में हम ओबीसी पहचान को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में। अगस्त के महीने की 7 तारीख की अहमियत को इस बात से समझा जाना चाहिए, अगर क्रिस्टोफ जैफरले के शब्दों में कहूं तो भारत में एक मौन क्रांति का दिन है ये, जिसे वो इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्रांति की परिभाषाओं को हम जब समझते हैं तो देखते हैं कि दिखने वाला विद्रोह जिसमें वंचित शोषित जमात के लोग अपने हक के लिए सत्ता के सामने मुठभेड़ करते हैं और एक बराबरी का समाज बनाने की कोशिश के लिए क्रांति का बिगुल बजाते हैं, उलगुलान करते हैं, इंकलाब के नारे लगाते हैं। इस लिहाज से अगर बात करें तो 7 अगस्त 1990 वह तारीख है जिसने एक मौन क्रांति का बिगुल बजाया था, जिसने इंकलाब की वो मौन धारा को चरितार्थ किया था जो इस देश की आधी आबादी से जुड़ी हुई है। तो आज की बातचीत में मैं 2-3 बातें आपसे साझा करना चाहता हूं जिसको बहुत गंभीरता से ओबीसी समाज को समझना चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी लोग
न्यायप्रिय संविधानवादी बहुजन एका का ख्वाब देखते हैं, उन सबको समझना बहुत जरूरी है। मंडल कमीशन को जोर देने से पहले अगर थोड़े से इतिहास की बात करें और फिर मंडल कमीशन के लागू होने की बात करेंगे और उसके बाद हम इस बात पर बात करेंगे कि आज ओबीसी का एजेंडा क्या है, आज ओबीसी के सवाल क्या हैं और वो सवाल राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से कैसे जुड़ते हैं। ओबीसी समाज के ऊपर सबसे पहला आरोप ये लगता है कि वो सोया हुआ शेर है, उसे एक जगह से जगाओगे तो वो दूसरी जगह जाकर सो जाएगा। ओबीसी हिंदुत्व को अपने कंधे पर ढोता है और इस देश में जो फेक हिंदुत्व और हिंदुइज्म की बहसें हैं उसको अपने वैचारिक जमीन को खो करके अपने कंधे पर आगे बढ़ा रहा है। अगर इन सारे आरोपों को बारीकी से देखें तो इसके कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक वजहें हो सकती हैं, मगर मैं आज आपसे अगर इस बात को कहूं और आपने अगर मेरी पाठशाला के पिछले एपिसोड देखे होंगे तो हम इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ओबीसी की कोई राजनीतिक चेतना नहीं है, सामाजिक या सांस्कृतिक आंदोलन नहीं है। ओबीसी समाज के बाद उस बहुजन तबके के सवालों में शामिल है जिसकी शुरुआत तथागत बुद्ध से होती है। जब तथागत बुद्ध इस बात का सवाल उठाते हैं कि इस देश में सबको सबके हिस्से का न्याय मिलना चाहिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस पूरी संकल्पना में कृषक, कामगार, कमेरा जाति के लोग, पशुपालक जातियां, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योगों से जुड़ी जातियां जो बाद में मंडल कमीशन तक आकर के पिछड़ी जाति की पहचान के रूप में अलग से रेखांकित की गई, उनके भी दुखों, उनके भी सवालों को आप तथागत बुद्ध में देख सकते हैं। जाति के प्रश्नों पर भक्ति मूवमेंट में कबीर, रैदास, बसवन्ना, नारायण गुरु, इन सब के यहाँ जो जाति का सवाल है उन सवालों में आप कृषक, कामगार जातियों की बात देख सकते हैं। और बाद के इतिहास को अगर जोड़ें तो ओबीसी समाज को चंद लोगों को बारीकी से पढ़ना चाहिए, जिनमें सबसे अहमियत वाला नाम है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। और ज्योतिराव गोविंदराव फूले की गुलामगिरी वाली यह पुस्तक, इस पर अगर आपने ये एपिसोड न देखा हो तो जरूर देखिएगा ठहर करके, ज्योतिराव फूले को पढ़िएगा और तब पहचानिएगा कि ज्योतिराव फूले अपनी पूरी थ्योरी में सवर्ण ब्राह्मणवादी तबके को अलग पहचान में देखते हैं और ओबीसी जातियां, जिनमें खासकर तब ओबीसी नहीं था, ये शब्द नहीं था, तो कौन सा शब्द था, वे जातियां जो अछूत होने की शिकार नहीं हुई हैं, वो सामाजिक वंचना की शिकार नहीं हुई, लेकिन सवर्ण नहीं थीं, इसलिए उनके साथ वंचना की गई। और वो जातियां कौन सी थीं, कृषक, कामगार, कमेरा जातियां। और उसे ज्योतिबा फूले शूद्र पहचान के साथ रेखांकित करते हैं। और जो दलित जातियां थीं उन्हें ज्योतिबा फूले अति शूद्र कहते हैं। तो जो सबसे बड़े आइकॉन अगर वैचारिक जमीन पर तलाशेंगे तो ओबीसी तबके के लिए महात्मा फूले मिलेंगे, सावित्रीबाई फूले मिलेंगे। और वहां जाकर के आप देखेंगे कि वह सवाल सामने आता है कि ओबीसी के साथ जातिगत वंचना हुई है, इनके बच्चे न शिक्षा पाए, इनके बच्चे न रोजगार पाए, इनके बच्चे न सामाजिक सांस्कृतिक समानता का हक पाए। ज्योतिबा फूले से जो यात्रा आगे चलती है वह दक्षिण भारत में ईवी रामासामी नायकर पेरियार पर जाकर के अगले पड़ाव में तब्दील होती है। और पेरियार पर अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी तो इसी पाठशाला की ये वीडियो और उनकी किताब सच्चे रामायण पढ़िए। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, सच्चे रामायण ईवी रामासामी नायकर पेरियार। और पेरियार ने कहा कि चरवाहा जातियां, किसान जातियां, कमेरा जातियां, ये सब तो पिछड़ी जातियां हैं और इनका आंदोलन कहां खड़ा होगा। उसी समय ज्योतिबा फूले के और पेरियार के बीच की एक कड़ी मिलते हैं छत्रपति शाहू जी महाराज, जो कुर्मी जाति से आते थे। ये ओबीसी जातियां नहीं है क्या? छत्रपति शाहू जी महाराज वह शख्सियत हैं जिन्होंने 1902 में पहली बार अपने राज्य में 50% गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण लागू कर दिया था। ओबीसी फूले, शाहू जी, पेरियार, इन पर कितना ठहर कर विचार करता है। जो हिंदुत्व का कंधा बना जिसको कहा जा रहा है वह धीरे धीरे कहां खड़ा होता है, आज हम बातचीत इस पे कर रहे हैं। और अगस्त के महीने में अगर आप इस पहचान को नहीं रेखांकित करेंगे
तो ये कृषक कामगार कमेरा जातियों के साथ भेदभाव किस आधार पर हुआ, यह आप समझने में चूक जाएंगे। और पेरियार रामासामी नायकर ने दक्षिण भारत में हिंदुत्व की चूलें हिला देने वाला काम किया। राम को इस देश का एकमात्र देवता बना करके मंदिर बनाने से लेकर दंगा करने वाले देश में पेरियार रावण की बात करते हैं। श्वेत वस्त्र पहनकर स्वराज लाने का ख्वाब देखने वाले महात्माओं के देश में पेरियार ब्लैक शर्ट मूवमेंट खड़ा करते हैं। जनेऊ को सांस्कृतिक प्रतीक मान करके गौरव बोध करने वाले समाज में पेरियार जनेऊ को जलाने का काम करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तमाम फेक नरेशन को ध्वस्त करते हुए समानता की बात करते हैं। चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे छत्रपति शाहू जी हो या पेरियार हो, और आगे भी हम जब बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा बात ओबीसी पहचान में केवल जाति की नहीं हो रही, जेंडर भी शामिल है। और ज्योतिबा फुले से लेकर पेरियार को ओबीसी समाज के लोगों को पढ़ना चाहिए और ठहर कर विचार करना चाहिए कि आपने अपने घर की महिलाओं को कितनी जगह दी, फिर किस बात का न्याय और किस बात की बराबरी। और यह सामाजिक न्याय की वैचारिकी में जेंडर जाति के साथ एक समान प्रश्न बना हुआ है। और जब जाति का प्रश्न जेंडर के साथ शामिल है तो वह आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय के मुकम्मल विचार को राष्ट्र का सबसे प्रमुख विचार बनाता है। तो पेरियार रामास्वामी नायकर की क्यों नहीं आपने पढ़ाई की? महिलाओं के लिए आभूषण उनके लिए बेड़ियां हैं। शिक्षा नहीं देंगे तो महिलाओं का विकास नहीं होगा, और जिस देश की महिलाओं का विकास नहीं हुआ उस देश में कोई बराबरी नहीं। यह ख्वाब है पेरियार का। और उस पेरियार के आंदोलन के दबाव में अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340 एक नए रूप में दिखता है। और इन सब के जरिए जब बाबा साहब अंबेडकर ने बैकवर्ड क्लासेस लीग उनके अधिवेशन में लखनऊ में शिरकत की, पेरियार रामास्वामी नायकर ने लखनऊ में शिरकत की, तो दक्षिण भारत में जो क्रांति के जो बीज चल रहे थे, जो उत्तर भारत में तथागत बुद्ध के बाद शायद थोड़ा मध्यम पड़ रहे थे, वो फूले, शाहू जी और पेरियार के साथ धीरे धीरे उत्तर भारत आना शुरू करते हैं। और उत्तर भारत में 1930 के दशक में आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए त्रिवेणी संघ की। और त्रिवेणी संघ को देखिए कि कैसे कृषक कामगार जातियों ने पहले तो ओबीसी एका की बात की और उस एका को 90% वंचितों शोषितों की एका से जोड़ा। क्यों पेरियार और उन सारे लोगों के पहले त्रिवेणी संघ पर बातें नहीं होती, और ओबीसी समाज जिसके ऊपर यह आरोप लग जाता है कि वो तो सोया हुआ शेर है, उसे पता ही नहीं कि उसका अपना इतिहास क्या है। त्रिवेणी संघ के बारे में अगर ना जानते हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और तब ये खोजिए कि कृषक कामगार जातियों ने आंदोलन किया और ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद के साथ एक जो साझा दुश्मन था उसके खिलाफ 90% लोगों की साझा लड़ाई लड़ी। उसके बाद वो सफर 1940 के दशक में बैकवर्ड क्लासेस लीग में आता है, जब पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर उत्तर भारत में ओबीसी समाज के बीच एक आंदोलनकारी चेतना का विकास करते हैं। और उस समय आपको खोजना चाहिए शिवदयाल सिंह चौरसिया, पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और इन सब के बीच ओबीसी आंदोलन की पहचान। और तब बाबा साहब ये कहते हैं कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से एक पिछड़ा तबका है जिसकी गिनती नहीं है अच्छे से, इसलिए उसको हम आरक्षण नहीं दे पा रहे, लेकिन आरक्षण देना होगा। इसके लिए अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340, जिसके आधार पर पहला बैकवर्ड कमीशन बना काका कालेलकर कमीशन, जो बहुत वेग ढंग से, बहुत खराब ढंग से एक खराब रिपोर्ट पेश करता है और वो भी रिपोर्ट लागू नहीं होती। ओबीसी समाज को जिस दिन ये बरगलाया जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर उनके नायक नहीं है, उन लोगों को बैकवर्ड क्लासेस लीग में के अधिवेशन में शामिल डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर देखनी चाहिए। उन लोगों को पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर के एका के बाद जो लोहिया का एका बनती है उसको सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और ये संघी लोगों से सजग रहना चाहिए जो आपको बरगला रहे हैं, क्योंकि जो ओबीसी है वही दलित के खिलाफ अगर खड़ा होगा, ओबीसी ही आदिवासी के खिलाफ खड़ा होगा, ओबीसी ही मुस्लिमों के खिलाफ लिंचिंग में खड़ा होगा, तो 15% सवर्ण ब्राह्मणवादी को अपने हाथ खून से नहीं रंगने पड़ेंगे। और जो नफरत वो फैलाना चाहते हैं उसका जरिया ये बन जाएंगे। और आप में से एक बहुत बड़ा तबका बनता है, क्योंकि आपको त्रिवेणी संघ, बैकवर्ड क्लासेस लीग, पेरियार, फूले, अंबेडकर और लोहिया को पढ़ने नहीं दिया गया। आज की वीडियो आपसे अपील कर रही है कि आप अपने हिस्ट्री को क्लेम कीजिए,
और तब आप ये कहेंगे कि हम आंदोलनकारी हैं, हमारा इतिहास आंदोलनों का रहा है, बस हमारे नौजवानों को उस आंदोलन से परिचित नहीं होने दिया गया। और तब डॉक्टर अंबेडकर आपको अपने आइकॉन नजर आएंगे। और तब लोहिया जब डॉक्टर अंबेडकर से मिल करके कहते हैं कि हमें समाजवादी सामाजिक न्याय की एक नई जमीन तलाशनी है, वहां से आपको ओबीसी आंदोलन एक नए पड़ाव पर दिखेगा। और तब वो सफर चल करके आता है 1990 तक। 1977 में मंडल कमीशन का गठन होता है, जिसकी रिपोर्ट 1980 में सबमिट हो जाती है। और मैं अगली वीडियो आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर लेकर आ रहा हूं। आज तो हम राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस, मंडल सप्ताह मनाने के लिए आज आपको ओबीसी पहचान पर बात कर रहे हैं। और तब दौर शुरू होता है अनुच्छेद 340 के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गई जातियों को पहचानने के लिए मंडल आयोग को बनाने, मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू होने, उसके बीच में क्या क्या इस देश में हुआ, इस पर आपको अगली वीडियो में बातचीत करेंगे। और तब इस देश में फूले, पेरियार, लोहिया, अंबेडकर के विरासत के समाजवादी बहुजनवादी आंदोलनों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में वह काम किया जो 7 अगस्त 1990 को उस कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के समय एक नए अध्याय के रूप में सामने आता है। तो इस बात को समझना कितना जरूरी है कि ओबीसी पहचान की दार्शनिक जमीन कहां है। आपका दर्शन तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास, बसवन्ना, चोखा मेला, उससे होता हुआ फूले, पेरियार, शाहू जी, डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया के सफर में हो रहा है। तो इस बात को ठहर कर सोचिए, आप तब तक अपनी पहचान को समझ ही नहीं पाएंगे जब तक आप इन लोगों को बुनियादी तौर पर नहीं जानेंगे। अगर आप बाकी कुछ नहीं कर सकते तो सामाजिक न्याय की पाठशाला के सारे एपिसोड देखिए ना, लोहिया पर, पेरियार पर, फूले पर पढ़िए। अपने घर से रामचरितमानस और अखंड रामायण का पाठ निकालिए और गुलामगिरी, सच्ची रामायण, जाति का विनाश, हिंदू बनाम हिंदू, मंडल कमीशन की रिपोर्ट अपने घर की अलमारी पर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर रखिए ताकि आपके बच्चे आपसे सवाल पूछें कि ये गुलामगिरी क्या है, ये सच्ची रामायण में क्या है, ये मंडल कमीशन क्या है, ये हिंदू बनाम हिंदू कौन है, ये लोहिया कौन है, पेरियार कौन है। ओबीसी घरों में जिस दिन इस पर बात होने लगेगी, इस देश में वाकई एक आमूलचूल बदलाव वाली क्रांति आएगी। तो पहला पड़ाव मेरी इस बातचीत का है अपनी जमीन को पहचानने का, अपने वैचारिक प्रतीकों को जानने का और अपने दर्शन को पकड़ने का, वैचारिक दर्शन। दूसरे पड़ाव में मंडल कमीशन के दौर में क्या हुआ, अपने घर के बच्चों को बताने का वक्त है। कौन लोग थे जो मंडल कमीशन के अनुशंसाओं के खिलाफ खड़े थे, कौन लोग थे जो उसे कीड़ों भरा डिब्बा कह रहे थे, कौन लोग थे जो 1980 में मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को, रिपोर्ट को आने के बाद भी लागू नहीं होने दिया। दक्षिण भारत में डीएमके, एआईडीएमके किस तरह से आंदोलन कर रहे थे, अगली वीडियो में उस पर बनाऊंगा कि मंडल कमीशन के दौर में पूरा देश किस रूप में दिख रहा था। अभी बात कर रहा हूं मंडल कमीशन की अहमियत पर। मंडल कमीशन लागू होता है। मंडल कमीशन कहता है कि इस देश में 52% आबादी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जातिगत वंचना की शिकार है, जिसकी तादाद 3743 जातियों में बटी हुई है। और आपको एक पहचान मिलती है, जो पहचान फूले के यहां शूद्र के रूप में है, किसान कामगार जातियों के रूप में है, वो मंडल कमीशन के बाद ओबीसी पहचान के रूप में मिलती है, पिछड़ा वर्ग। और इन सारी जातियों को एक करके एक एका बनाई जाती है कि आधा भारत तो आप हैं, आपकी आबादी 52% है। लेकिन मंडल कमीशन कह रहा है कि चूंकि अभी आप आरक्षण पूरा नहीं दे सकते, देना तो चाहिए इन्हें 52%, लेकिन नहीं दे सकते तो इनको 27% आरक्षण दीजिए। और 7 अगस्त 1990 को ये 2 अनुशंसाएं लागू हुई, शिक्षा में और रोजगार में। सरकारी शिक्षा, सरकारी रोजगार में 27% अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। और ले दे करके पूरे ओबीसी के सवाल को मंडल कमीशन के आरक्षण पर ला करके ठहरा दिया गया। मैं आज के वीडियो में आपसे अपील कर रहा हूं कि सामाजिक न्याय और ओबीसी के सवाल इस आरक्षण से आगे के सवाल हैं। पहला सवाल, अगर मंडल कमीशन के शुरुआती पन्नों में यह दर्ज है कि 1931 की जाति जनगणना पर ही हम निर्भर हैं और इस देश को अगर वाकई राष्ट्र बनना है, मुकम्मल राष्ट्र बनना है, तो जाति जनगणना कराए बिना आपके पास आंकड़े नहीं है। और अगर आंकड़े नहीं है तो यह देश चल कैसे रहा है?
इसलिए जाति जनगणना करानी चाहिए। ओबीसी का पहला एजेंडा आज के डेट में होना चाहिए कास्ट सेंसस, जाति जनगणना। क्योंकि अगर आपके आंकड़े नहीं है, अगर आपकी पहचान नहीं है, तो दो तरह से काम आपको किया जाएगा। जितना आपको मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके आंकड़े जब नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना आपको मिलना चाहिए था। तो सरकारें आपके साथ अन्याय करेंगी जिसका एहसास ही नहीं आपको होगा। शिक्षा में आपको कितना होना था, रोजगार में कितना होता, जमीन कितनी आपके पास होनी थी, बिजनेस कितना आपके पास होना था, धन संपत्ति का कितना हिस्सा इस देश का ओबीसी के पास होना था। आंकड़े नहीं होंगे तो बिना आंकड़े के झूठ बोला जाएगा, और फिर आपको जब हिंदू बनाया जाएगा तो आप झट से हिंदू बन जाएंगे। तो जाति जनगणना होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर जाति जनगणना होगी तो इस झूठ का पर्दाफाश होगा कि ओबीसी की थोड़ी सी जातियों ने सारी ओबीसी का हक मार लिया। मानता हूं कि कुछ ओबीसी की जातियों ने जरूरत से ज्यादा जगह ले ली होगी, लेकिन कितनी, कहां, कब कब? क्या ये फेक नरेशन के रूप में जाति जनगणना का विरोध करने वाले लोगों को आप जवाब दे पाएंगे? आपकी पूरी वैचारिक राजनीतिक जमीन को नीचे से खिसकाने के लिए इस्तेमाल किसका किया गया? झूठे आंकड़ों का। ओबीसी समाज के भीतर यादव कुर्मी कोयरी को दुश्मन बना दिया गया, दलित समाज के भीतर जाटवों को दुश्मन बना दिया गया। यही काम आदिवासी समाज में मीणाओं के साथ हो रहा है। हो सकता है ये सारे आरोप सही हो सकता है कि इनमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन कितनी सच्चाई है इसके आंकड़े तो आने चाहिए। मैं आज आपके सामने एक दावा करता हूं, अगर ओबीसी समाज के भीतर कुछ जातियां अपनी जरूरत से ज्यादा जगह ले ली हैं तो आप ठीक है, उनका रिजर्वेशन उन नौकरियों में खत्म करिए। लेकिन अगर आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो आंकड़े होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? दूसरा सवाल, किन जातियों ने कितना लिया है? जब जाति जनगणना होगी तो केवल ओबीसी की नहीं होगी, सवर्णों की भी होगी। तो फिर यह सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा कि जिनकी आबादी 3% है, 5% है, उन्होंने 50%, 90% तक क्यों कब्जा किया हुआ है? तब आपका सवाल 27% आरक्षण से 52% आरक्षण पर जाएगा। और यह आपका दूसरा एजेंडा है। आरक्षण तो एक जरिया है ना, तो जाति जनगणना होगी तो आंकड़े मिलेंगे, 27% आरक्षण 52% में तब्दील होगा। फिर तीसरे कदम पर ओबीसी का एजेंडा यह होगा कि मंडल कमीशन की बाकी बची अनुशंसाओं का क्या होगा? इस देश में भूमि सुधार कब होगा? इस देश में व्यापारी तबके में आधी आबादी के ओबीसी कब शामिल होंगे? इस देश के प्राइवेट नौकरियों में जो आरक्षण का सवाल है मंडल कमीशन की अनुशंसाओं में, पढ़िए तो। जब सारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू हुआ तो उन्होंने सारी सरकारी चीजों को निजी में बेच दिया, और निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए। अगली वीडियो ला रहा हूं मंडल कमीशन पर, सुनिएगा, घर घर सुनाइएगा। तो आपका एजेंडा तीसरा क्या होगा? आपका हक, धन, धरती और राजपाट। जो वैचारिक जमीन में कह रहा था ना, फूले, पेरियार, शाहू जी, लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर से जब आगे बढ़ती है ना, तो रामस्वरूप वर्मा पे आती है, अर्जक संघ पे आती है, बाबू जगदेव प्रसाद के उस नारे पर आती है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ओबीसी का एजेंडा, तीसरा एजेंडा क्या होगा? जब जाति जनगणना हो जाएगी, जब 27 को 54% या 60% जितनी आबादी है उतना आरक्षण मिलेगा, तब ओबीसी पहचान बहुजन पहचान के साथ जुड़ करके एक बुलंद एका करेगी कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। धन, धरती, राजपाट। और यह एक मुकम्मल क्रांति, जो इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन 7 अगस्त 1990 को शुरू हुआ ना, वो पूरा तब होगा जब जाति जनगणना, जितनी ओबीसी की आबादी उसको उतना आरक्षण, और धन, धरती व राजपाट में समान वितरण। ये है ओबीसी के एजेंडे। आज 2021 में जब हम खड़े होकर सोचते हैं तो ये सवाल हमारे सामने है। आप कहते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं, आप कहते हैं कि देश सबसे सर्वोपरि है, तो वो देश में ओबीसी कहाँ है? दक्षिण भारत की ओबीसी जातियां, जो उस समय ये पता ही नहीं था कि 1931 में जाति जनगणना हो रही है तो हमें ओबीसी लिखवाना है, पिछड़ा लिखवाना है, या वो सामान्य श्रेणी में लिखवा गए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट बन रही थी तो तमाम लोग ये समझे कि आरक्षण ले लेंगे तो हम जाट हैं, हम गुर्जर हैं, हम मराठा हैं, हम पटेल हैं। तमाम दक्षिण भारत, उत्तर भारत की जातियां जो इस बात को समझ ही नहीं पाई कि मंडल कमीशन में पिछड़े वर्ग की जाति में आने के बाद क्या तब्दीली होगी आपके जीवन में।
थोड़ी लैंड थी, थोड़ा रिसोर्स था, उन्हें लगा कि हम पिछड़े नहीं हैं। लेकिन जब लैंड और रिसोर्स के बाद जब एक नया कारपोरेट इंडिया बना, जब सब कुछ व्यापार पर तय होने लगा, बाजार पर तय होने लगा, जब सब कुछ लैंड पर तय होने लगा, प्राइवेट सेक्टर के जॉब पर तय होने लगा, बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर बनने लगे, तब इन्हें लगा कि हम तो पिछड़े रह गए, क्योंकि हम तो द्विज थे नहीं। अब वो चाह रहे हैं कि मंडल कमीशन में शामिल हो, अब वो चाह रहे हैं कि हम ओबीसी बने। वो लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और ओबीसी में तमाम जातियां शामिल हो गई मंडल कमीशन के बाद। तो इन सारी जातियों के साथ न्याय कब? ये ओबीसी का 2021 का एजेंडा होगा। भाई गिनती कर लें, मराठा कितने हैं, पटेल कितने हैं, उसके साथ गुर्जर कितने हैं, जाट कितने हैं, और कितने ये नौकरी में हैं, कितने ये रोजगार में हैं। आंकड़ा दीजिए आप पहले। आप केवल आरक्षण वालों को बदनाम करने के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों को गालियां देने के लिए ये सब काम करते हैं। तो आज की बातचीत में जो मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे साझा करने का, पहली बात, आप अपनी वैचारिक जमीन को पहचानिए, अपने आंदोलनकारी इतिहास को पढ़िए। आप फाइटर हैं तो छत्री बन के फाइटर नहीं, आप कृषक, कामगार, कमेरा जाति के लोग हैं। अपने दर्शन और विचार से जुड़िए। अपने घर में ना फूले, फातिमा, और उसके बाद सावित्रीबाई फूले, जगदेव बाबू, फूलन देवी, लोहिया अंबेडकर, कांशीराम, मंडल कमीशन के लिए कांशीराम ने कितना काम किया। जगदेव बाबू के साथ लोहिया, ललई सिंह यादव, सच्ची रामायण। ये दर्शन से जुड़िए, पहली बात। दूसरी बात, मंडल कमीशन जो साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ है, वहां से 2021 का सफर देखिए। जहां जहां आरक्षण लागू हुआ, वहां वहां चीजों को प्राइवेट हाथों में बेच दिए। और जितने प्रोफेसर होने चाहिए, जितने वकील होने चाहिए, जितने जज होने चाहिए, जितने व्यापारी होने चाहिए, जितने अधिकारी होने चाहिए, क्या ओबीसी तबके के उतने लोग देश में हैं? इस देश की आधी आबादी अगर आपकी है, तो इस देश के चलाने वाली जगहों पर आधे आधे आप हैं। या आपको फेक तरह से बता दिया जाता है कि ओबीसी प्रधानमंत्री हूं, और ओबीसी के लिए कोई बात नहीं करेगा। वो मंडल कमीशन के नाम तक नहीं लेता, वो कभी भी इन लोगों के नाम नहीं लेता जो ओबीसी की जमीन के लोग हैं। तो ये दूसरी बात यहां विचार करनी कि आपको क्या मिला। और तीसरा विचार आज की वीडियो में मैं आपसे अपील करते हुए कह रहा हूं, मंडल सप्ताह के वक्त ये अपील कर रहा हूं कि 2021 के बाद इस देश को किस दिशा में जाना है, ये इस देश की आधी आबादी के ओबीसी को तय करना है। क्या इस देश में मुसलमानों की लिंचिंग होती रहेगी, यह ओबीसी को तय करना है। क्या इस देश में दलितों पर एट्रोसिटी होती रहेगी, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहेगा, ये ओबीसी को तय करना है। आदिवासी जल जंगल जमीन के लिए मरते रहेंगे, ये ओबीसी को तय करना है। राष्ट्र खत्म होता रहेगा या बचेगा, ये ओबीसी को तय करना है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसलिए आपकी आबादी आधी है। आपको क्या करना है? पहले अपने लिए लड़ना है, ओबीसी पहचान को क्लेम करना है। कृषक, कामगार, कमेरा, ये 3 कृषि कानून आए हैं, इसका सबसे ज्यादा शिकार कौन है? ओबीसी। मजदूर कानून, श्रमिक कानून आए, इसका सबसे ज्यादा शिकार कौन है? ओबीसी। शिक्षा बेची जा रही है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? ओबीसी का। तो देश की आधी आबादी किसकी? ओबीसी। अगर देश की आधी आबादी के आधे लोग भी जग गए, तो इस देश में क्या दलितों के साथ कोई अन्याय अत्याचार होने देंगे क्या? क्या इस देश में एक भी मुसलमान या पसमानदा की लिंचिंग होने पाएगी क्या? क्या इस देश में आदिवासियों की लड़ाई इतनी कमजोर रह पाएगी क्या? क्या किसानों और मजदूरों के सवाल इतने कमजोर हो जाएंगे? अब आप सोचिए ना, सारे सवाल जाति पर टिके हुए हैं। इकोनॉमिक इम्बैलेंस का सवाल जाति पर टिका हुआ है। निजीकरण के खिलाफ जो लड़ाई कमजोर हो रही है, क्योंकि ओबीसी उतना ताकतवर है, जितना ताकतवर है कि वो इन सारी लड़ाइयों को जीत सकता है। वो सांप्रदायिकता का विनाश कर सकता है, वो इस देश को बचा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस सबकी जिम्मेदारी ओबीसी पर है। तो ओबीसी को 2 काम करने, पहले अपनी पहचान को समझना है। चौधरी छोटू राम कहते थे कि इस देश के किसानों 2 काम कर लो, दुश्मन को पहचान लो, दुश्मन को पहचान लो और उनके खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दो। ओबीसी को पहचानना है कि वो खुद कौन है और उनके वैचारिक शत्रु कौन है। उसी दिन हिंदुत्व ध्वस्त हो जाएगा। संघ की ये जो पूरी नफरत की सियासत है, शून्य पर हो जाएगी, जब इस देश की आधी आबादी के लोग हैं। आदिवासी कह रहा है हम हिंदू नहीं है वर्ण व्यवस्था में, दलित कहता है हम तो अछूत है, तुम्हारे वर्ण सिस्टम है नहीं, और ओबीसी कंफ्यूज है। मैं कह रहा हूं ओबीसी कंफ्यूजन छोड़ो। अगर तुमको अनकंफर्टेबल होता है ना कि शूद्र नहीं हो, हालांकि तुम ज्योतिबा फूले और तमाम बहुजन आइकॉन की नजरों में शूद्र हैं, नहीं मानना है शूद्र तो छत्री कैसे मानते हो?
राजा होना क्या क्षत्रिय होना था? राजा होने के बाद क्या आपका पेशा बदल गया? यादव लोग अगर राजा हो गए तो क्या आपको इज्जत मिली? क्या कुर्मी कोयरी लोग अपने नाम के आगे क्षत्रिय लगा देते हैं तो क्या क्षत्रियों ने आपको एक्सेप्ट किया? नहीं किया ना। आपका पेशा वही रहा। आप खेत में काम करते रहे, सब्जी उगाते रहे, फसल उगाते रहे, पशुपालन का काम करते रहे, हस्तशिल्प कुटीर उद्योग करते रहे, तो आपकी पहचान आपके पेशे से है। तो मैं तो एक सलाह दे रहा हूं कि इस वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त कर दो, मत मानो। आपकी पहचान क्या है? कमेरा जाति की, श्रमशील श्रमजीवी जाति की, वंचित तबके की। चलो उस पहचान पर खड़े हो जाओ। किसान, कामगार, कमेरा जाति के लोगों, लुटेरों को पहचान लो और उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। 2021 के आगे की लड़ाई ओबीसी को यहां लड़नी है। और ओबीसी पहचान पर अगर इस देश में पॉलिटिक्स होगी, सामाजिक आंदोलन होंगे, तो ये राष्ट्र बच जाएगा, वरना ये राष्ट्र बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। मंडल सप्ताह में इस बार 2021 में अगर जाति जनगणना नहीं हुई तो शायद अगली बार तो कोई जनगणना ही ना हो। इसलिए जाति जनगणना पहला एजेंडा। मंडल कमीशन की अनुशंसाओं में जितनी आबादी ओबीसी की है, जाति जनगणना से जितना पता चले उतना आरक्षण लागू होना दूसरा एजेंडा। धन, धरती और राजपाट में हिस्सेदारी, भूमि सुधार, वित्तीय सुधार, शिक्षा सुधार तीसरा एजेंडा। और किसान, मजदूर, कामगार, श्रमजीवी, निजीकरण का मुद्दा चौथा एजेंडा। ये ओबीसी के एजेंडे हैं, इन पर खड़े होइए। आप केवल ओबीसी को नहीं बचाएंगे, पूरे राष्ट्र को बचाने वाले सबसे बड़े नायक होंगे। हमारे पुरखों ने इन्हीं हाथों से इस राष्ट्र को, इस देश को बनाया और हमारे हाथों, इन हाथों से लहू बहवाया जा रहा है, हिंसा करवाई जा रही है। हमें कभी दलितों के खिलाफ, कभी पिछड़ों के खिलाफ, अति पिछड़ों के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और वो आकर आपसे कहता है कि तुम हिंदू हो। अरे 15% लोगों से कहो अगर तुम हिंदू थे तो कितने कैबिनेट सेक्रेटरी, कितने जज, कितने वकील, कितने प्रोफेसर, कितने इंजीनियर, कहाँ है ओबीसी? 10% भी नहीं है। जिस दिन आप जाग गए, यह वह भारत बनेगा जो लोहिया कांशीराम के सपनों का भारत था। ओबीसी जिस दिन जाग जाए, ओबीसी जिस दिन जितनी ताकत है उतनी ताकत से खड़ा हो जाए, तो संविधान और मंडल कमीशन का भारत बनेगा। ओबीसी जिस दिन जाग जाए, उस दिन फूले, फातिमा, शाहू जी और पेरियार का भारत बनेगा। हमें वह भारत बनाना है। कैसी लगी ये बातचीत अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे मैं जल्दी ही मंडल कमीशन और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में मंडल आंदोलन के दौर में क्या क्या हो रहा था, 2 वीडियो आपके सामने लाऊंगा। 7 अगस्त का दिन याद रखिए, पूरे देश को सामाजिक न्याय और मंडल दिवस के रूप में गुलजार कर दीजिए। जाति जनगणना 2021 में करवा लीजिए, मंडल कमीशन की बाकी अनुशंसाएं लागू करवा लीजिए। आपका एहसान पीढ़ियां मानेंगी, वरना पीढ़ियां आपसे सवाल पूछेंगी कि जब सब कुछ तुम्हारे हाथ से छीना जा रहा था तुम क्या कर रहे थे। जवाब देते नहीं बने।